नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर इस चैनल डिकोड एग्जाम पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें अभी तक अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए डिकोड एग्जाम पे। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक वाइज जो है ये 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सभी लेक्चर्स एक क्रम से अगर आप देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें ठीक प्रकार से समझ में आएंगी। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर हमारे जितने भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को @डिकोड एग्जाम लिख करके सर्च कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप जो है इसे देखते हुए, पढ़ते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड जॉन शोर और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका उत्तर होगा बी वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लें। जैसा कि मैं जानता हूं ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का वायसराय, उसके बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल। ये कैसे सीक्वेंस है, कब से कब तक ये सारी चीज़ें चली हैं, उन सबको इस जो है स्लाइड में बड़े अच्छे से समझाया गया है। मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से जो है जो बंगाल का गवर्नर था वो जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये किस क्रम से चला है उसको जो है देख लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है नामावली। ठीक है, तो 1773 में यानी जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके बाद 1833 तक जो नामावली यूज की गई उसे कहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, इससे पहले केवल गवर्नर होते थे, अब नाम में क्या बढ़ गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1833 तक जब भी किसी जो है गवर्नर की आप बात करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि वो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। अच्छा, अब ये किस एक्ट के माध्यम से हुआ? तो वो हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और इनको नियुक्त कौन करता था बंगाल के गवर्नर जनरल को? तो BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, पहला कौन व्यक्ति था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो वो था वारेन हेस्टिंग। सारी बातें लिखी गई है किस क्रम में, आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, 1833 से जो 1833 का चार्टर्ड आया उसमें जो है भारत में एकीकरण की नीति पर जो है ज्यादा जोर दिया गया और केंद्रीयकृत प्रशासन का स्थिति देखा गया। तो इसके बाद क्या कर दिया गया कि मद्रास और जो है बंबई के जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपने जो है सभी अधिकार खो दिए और एक प्रकार से सुपीरियर हो गया जो बंगाल में बैठता था गवर्नर जनरल वो। ठीक है, तो 1833 से लेकर के 1858 तक
जो भी गवर्नर गद्दी पर बैठा उसे हम कहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अब बंगाल शब्द खत्म हो गया, भारत के गवर्नर जनरल। और ये किस चार्टर्ड किस एक्ट के माध्यम से हुआ? तो ये 1833 के चार्टर्ड से हुआ। तो इस पोस्ट पर कौन पहला व्यक्ति बैठा? तो उसका नाम था विलियम बेंटिंग। अब इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति भारत में हो गई। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश संप्रभु ने यानी ब्रिटेन के राजा ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। बीईआईसी का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अभी तक 1833 से 1858 तक जो है अपॉइंट गवर्नर जनरल को कौन कर रहा था? तो बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और सीधे सीधे जो है ब्रिटिश संप्रभु का शासन भारत में शुरू हो गया। तो 1858 से लेकर के 1947 तक यानी भारत की आजादी तक जो पद था उसे कहा गया भारत के वायसराय। और ये किस अधिनियम से हुआ? तो 1858 के अधिनियम से हुआ। इस पोस्ट पर कौन व्यक्ति पहला बैठा? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसको देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक कंपनी का शासन चल रहा है 1857 तक भारत में, लेकिन 1858 में सीधे जो है राजा के रूल में जो है आ गया भारत। और ऐसे में जो है नाम परिवर्तित करना जो है अवश्यंभावी हो गया। तो वायसराय इसको समझ लीजिए, यही मैं लिख देता हूं वायसराय। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है वायसराय, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है इन वाइस का मतलब इन प्लेस ऑफ, और रॉय का क्या मतलब होता है? राजा, किंग। ठीक है, किंग। तो इसका मतलब हो गया कि राजा की जगह। तो इसका मतलब वायसराय का मतलब हो गया उपराजा या राजा का प्रतिनिधि, राजा जैसा ही, इन प्लेस ऑफ किंग, इन प्लेस ऑफ किंग, वायसराय। तो ये इसका मामला हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि हम जानते हैं 1947 में भारत आजाद हो गया। तो जब भारत आजाद हो गया तो अब यहां पर जो है नाम बदल दिया गया। और अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो अब नाम बदल के कर दिया गया भारत के गवर्नर जनरल। दोबारा से वही नाम आ गया, भारत के गवर्नर जनरल। और ये जो है इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो ये ब्रिटेन का राजा करते थे जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया। और इस पद पर कौन पहले बैठा? तो ये पहले इस पोस्ट पर बैठा जो है लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, ये कब से कब तक बैठा? तो 15 अगस्त से लेकर के 1947 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर के जून 1948 तक ये उस पोस्ट पर बैठा रहा। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब था आजादी के बाद? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरे कौन थे? सी राजगोपालाचारी, और वो पहले भारतीय भी थे। ठीक है, तो थोड़ा समय तो हमें लग गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने लोग वायसराय शब्द का अर्थ जानते थे इससे पहले। अगला प्रश्न, ठीक है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, समय लगता है। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ये पूरा जो है लिखा हुआ है इनके बारे में। जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे और जो है बड़े नेता कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से लोग राजा जी के नाम से पुकारते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप देख रहे होंगे कि एक एक्सप्लेनेशन से हमने कितने प्रश्न बना लिए। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम आपका ले लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जो है कभी प्रश्नों को टैकल करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि बल्कि मैं आपका बहुत कम समय लेता हूं। ठीक है, तो देखिए एक ही से। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल और क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली तो जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बी
भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी के शासनकाल में वो 4 जुलाई को और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम की इसमें जो है बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान दीजिए, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यहां वायसराय पूछा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो लॉर्ड कर्जन इसका उत्तर होना चाहिए। देखते हैं क्या है, तो ए लॉर्ड कर्जन इसका उत्तर है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो, इनमें सबसे अधिक समय तक जो है वायसराय रहने वाला व्यक्ति है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ। हालांकि अगर हम जो है इन 4 ऑप्शन को हटा दें और ये पूछें कि सबसे लंबे समय तक किस वायसराय ने भारत में काम किया है, वो तो 4 ऑप्शन में से हमें बताना था। तो अगर संपूर्ण रूप से देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो, जिसके समय में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1936 से लेकर के 1944 तक भारत का वायसराय रहा। अगला प्रश्न 5वां, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? ए 1858, बी 1876, सी 1877 और डी 1885। तो इसका उत्तर होगा ए 1858। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के शासन का अधिकार ले लिया गया। तो इसकी व्याख्या देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। और एक चीज और, 1 जनवरी 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि जो है दी गई। केसरे हिंद की उपाधि इनको जो है प्रदान की गई और इस घोषणा में बहुत सारी बातें की गई थी, उसे आगे हम देखेंगे। तो छठा प्रश्न, 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये जो है बार बार ये गलती हमें टाइपिंग में देखने को मिलती है। विक्टोरिया, ठीक है, किसने पढ़कर सुनाया था? आपको पीडीएफ जो हम देंगे उसमें हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए क्षमा करें हमें। ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने और सर हरकोट बटलर ने। तो निश्चित रूप से उस समय लॉर्ड कैनिंग ही था 1857 की क्रांति के समय, और यही वायसराय फिर बना। तो निश्चित रूप से यह लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इसका उत्तर होगा बी। तो इसी ने जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र को जो है पढ़ करके सुनाया। और जो है ये इलाहाबाद स्थान था। इसमें क्या क्या कहा गया? तो बहुत से वादे किए गए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। अब उस तरीके से हड़प नीति वगैरह का काम जो डलहौजी ने शुरू किया था वो नहीं होगा। राजाओं को गोद लेने का अधिकार होगा और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को माना गया था कि 1857 की क्रांति के लिए ये उत्तरादायी थे ये कारण। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कार्नवालिस, कार्नवालिस कोड लाने वाला लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड कार्नवालिस का ये रीजन बताया गया है इसमें। बंगाल का ये गवर्नर जनरल रहा। इसी ने जो है बंगाल में चीरो अस्थाई बंदोबस्तों यानी परमानेंट सेटलमेंट यही लेकर के आया लॉर्ड कार्नवालिस। इसी को जो है भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जो है पुलिस व्यवस्था का भी। और इसी ने जो है
कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। ठीक है, 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इसका कब्र बना हुआ है। 8वां प्रश्न, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, कल का लेक्चर इसमें आपको काम करेगा इसका उत्तर देने में, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? नेपोलियन बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा था यूरोप में, और अब ये लग रहा था कि उसका अगला टारगेट भारत होगा, और चिट्ठी भी पकड़ी जा चुकी थी किसकी? टीपू सुल्तान की, पूरी योजनाओं की चिट्ठी कि हाँ आइए जो है यहाँ से हम लोग अंग्रेजों के शासन को समाप्त करें नेपोलियन। और तभी बेलेजली ने तय कर लिया कि टीपू को तो मारेंगे। तो क्या क्या किया बेलेजली ने? तो जो है टीपू का काम खत्म कर दिया। उसके बाद क्या लाया? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और उसके माध्यम से जो है कई भारतीय शासकों को जो है ये किया। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड बेलेजली, इसी ने जो है कमान संभाले रखी और काफ़ी विस्तार इसने किया। इसी के समय में टीपू का अंत हुआ। उसके अलावा जो है मराठाओं की शक्ति को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई गई सेकेंड एंग्लो मराठा वार में, जो कि लड़ा गया 1803 से लेकर के 5 में। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो कौन होगा? तो मेरे हिसाब से लॉर्ड मेयो होना चाहिए। उत्तर हम जो है देखते हैं। तो सी, लॉर्ड मेयो। अब इसको समझिए, लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई। ये शेर अली के द्वारा इसकी जो है हत्या की गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जो जुड़ा हुआ है वो है कि 1872 में भारत की प्रथम जनगणना इसी के समय जो है शुरू हुई। तो लॉर्ड मेयो को हम इसके लिए याद कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली और वारेन हेस्टिंग। तो इसका उत्तर जो है होना चाहिए लॉर्ड हेस्टिंग। ये दोनों अलग अलग हैं भैया, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वारेन हेस्टिंग अलग है। वारेन हेस्टिंग जो है अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसा कि हमने कहा था कि लॉर्ड हेस्टिंग यानी 20 का उत्तर होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर 16 में के दौरान हुआ था और जिसका अंत सुगौली की संधि के माध्यम से हुई थी, और जिसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जुड़ गया, यानी गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल जो आज आप जानते हैं। तो वो जो है इस काल में 1814 से पहले वो बंगाल नेपाल राज्य का हिस्सा होता था। तो अब ये भारत में है। तो इसी समय जो है इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था और इसे भारत में मिला दिया था। सुगौली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेटिंग और सर जॉन शोर। तो इसका उत्तर होगा बी, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, इसने समाप्त किया था और जो है इसी के समय जो है ये एक्ट भी के तहत इसको जो है किया गया था। और इसी आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है कुशल अकर्मकता की नीति। तो इसी ने जो है उस नीति का पालन जो है किया था। ठीक है, अगला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड कार्नवालिस। इसका उत्तर होगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक में लड़ा गया था, जिसके बाद पेशवा की पेशवाई समाप्त कर दी गई। मराठा शक्ति भारत में एकदम
कमज़ोर हो गई और जो है वो सारे लोग सब्सिडरी अलायंस के तहत जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। तो निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हैबर, जनरल लो। तो ये था जेम्स आउटरम, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। जेम्स आउटरम 1854 में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था और 1856 में इसी ने एक रिपोर्ट दी थी। उसी के आधार पर तथाकथित कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और जब ये हुआ तो उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जिसे जो है क्रांतिकारियों ने मार दिया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला यानी 14वां, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये बहुत आसान प्रश्न है निश्चित रूप से। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड लिट्टन द्वारा। तो लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी सी उत्तर इसका सही है। तो लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल, जिसने बहुत सारे जो है सुधारात्मक कार्य किए, जिसमें से स्थानीय स्वशासन जो है सबसे महत्वपूर्ण रहा। अगला, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड केनिंग। तो इसका उत्तर सी विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, बाद में इसको पूरे भारत में लागू किया गया। हालांकि इसने कई भारतीयों को नाराज कर दिया। अगला, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासन काल में हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग किसके समय में हुआ? यह पूछा जा रहा है। तो बी इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग जो है। और इसमें जो है 1911 में जॉर्ज पंजम ब्रिटेन के राजा के स्वागत में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। उसी के दौरान जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हो गई जो है। और इसी के दौरान जो है बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया गया था उसकी समाप्ति कर दी गई। अगला, 1802 ईस्वी में वसीन की संधि किन दो के मध्य हुई थी? अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसियों तथा बाजीराव प्रथम, डचों तथा बाजीराव द्वितीय। इसका उत्तर है अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, बी वसीन की संधि, जिसका इतिहास में बहुत जिक्र किया जाता है। ये वो घटना थी जब बाजीराव द्वितीय पेशवा जो है अपनी सुरक्षा की गारंटी, अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो चला गया, अंग्रेजों के पैरों में जाकर के लौट गया। वो महान मराठे जो भारत में कभी सबसे बड़ी शक्ति हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जो है और जिसका नाम मराठों के सबसे योग्य पेशवा के नाम पर था बाजीराव, ये जो है अंग्रेजों के पास चला गया और उससे जो है सुरक्षा की गुहार लगाई, वसीन की संधि कर लिया। बहुत सारी चीज़ें जो है अंग्रेजों को इसने दी और उन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण था कि इसने अपनी स्वतंत्रता यानी मराठों की स्वतंत्रता भी अंग्रेजों के सामने गिरवी रख दी। अगला, लॉर्ड डलहौजी के कुछ कार्यों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उनमें से नहीं था? कौन सा कार्य उनमें से नहीं था? राज्य अपहरण की नीति, राज्य अपहरण मतलब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्षय का सिद्धांत। रेल तथा तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति
और शैक्षणिक सुधार। तो इसमें जो है शैक्षणिक सुधार उत्तरदायी नहीं थे और सारी चीजें उत्तरदायी थी। तो लॉर्ड डलहौजी की इसके बारे में आपको मैं बता दूं, राज्यों को अपराहित करने लगा तो राजा परेशान थे। रेल तथा तार की शुरुआत, तो इसमें भी कई मामले थे, जो है तार में सैनिकों को लेकर के शुल्क वगैरह बढ़ाया गया था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार जैतपुर, संबलपुर, तो वो स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिनको इन्होंने हड़पा। आप आराम से PDF में पढ़ सकते हैं। और 1854 का जो है चार्ल्स का वुड डिस्पैच, इसको याद रखिएगा, जो है शैक्षणिक सुधार के लिए आया था। एक प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा जो है भारतीयों को देने के लिए आया था, टू बी प्रिसाइज। अगला, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? ए बेंटिंग, बी मैकाले, सी वेलेजली और डी हेस्टिंग। तो इसका उत्तर होगा सी वेलेजली। देखते हैं, तो सी इसका उत्तर है, इसी ने जो है आक्रामक माना। अगला और अंतिम, इनमें से किसने वायसराय को लिखा था कि कांग्रेस नाजीवाद के जीत के उतना ही विरुद्ध है जितना कि कोई भी ब्रिटिश हो सकता है? तो जितना कोई भी ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यह चाहता है कि जर्मनी हार जाए या उसके विरुद्ध है, उतना ही उसके विरुद्ध जो है कौन है? ब्रिटिश है। और इसीलिए नेताजी जब जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिलाया तो भारत में उसकी बहुत निंदा हुई कि इन्होंने, नेताजी ने तो जो है जर्मनी और जापान से हाथ मिला लिया। नेताजी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए मुझे अगर शैतान से हाथ मिलाना हो तो मैं शैतान से हाथ मिला लूँगा। जर्मनी और जापान तो फिर भी देश हैं, वो शैतान नहीं है, शैतान से भी मैं हाथ मिला लूँगा भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए। हाँ, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये है कि भारतीय नफरत तो करते हैं नाजीवाद से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जर्मनी के विरुद्ध जो है भारत को आप युद्धक पक्ष घोषित कर देंगे। लॉर्ड लिथगो ने बिना कांग्रेसी नेताओं के पूछे ही ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक युद्ध पक्ष है। तो ये पूरी कहानी उससे जुड़ी हुई। तो किसने कहा? तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा, तो इसका उत्तर होगा बी। तो यहां पर ये बी इसका उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है गवर्नर जनरल्स और वायसराय की इस सीरीज को देखा। इसके कुछ जो है क्वेश्चंस अभी और हम देखेंगे अगले लेक्चर में, और उसी में जो है हम मराठाओं को भी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का लेक्चर जो है एक नए तरीके से मैंने सोचा कि इसे जो है एकदम शॉर्ट किया जाए, तो ये भी तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।